किसी को क्रॉस क्वेश्चन पूछना है कोई? बोलो। पेज नंबर 1.4। एक मिनट। 1.4 का क्वेश्चन नंबर दूसरा में कौन सा? कोई नहीं आ रहा है। हाँ, क्या करें ना, 3 प्लस कड़ी में 3 दिया नहीं, यही ना, 3 प्लस √3 और उसके बाद लिखा हुआ है 2 प्लस √2। ठीक, करने का मतलब अगर a प्लस बी अगर ऐसे दिया है, अगला में दिया है c प्लस डी ऐसे दिया है, गुणा करना होता है। ध्यान से देखो पहले इसको, इसमें पहले a का गुणा कर लो दोनों में, यानी a का मैंने गुणा कर लिया c प्लस डी में, उसी तरह से प्लस लगा करके b का भी गुणा कर लो c प्लस डी में। ठीक, a का गुणा c में करेंगे तो ac बनेगा, ad बनेगा, bc बनेगा, bd बनेगा, 4 पद मिले। वही काम यहाँ भी करना है, पहले इस 3 का गुणा करो, इस पूरे में 3 का गुणा कर लिया मैंने 2 प्लस √2 में, और उसी तरह से √3 का भी गुणा कर लिया 2 प्लस √2 में। कोई आपत्ति? अब यहाँ पे देखा जाए तो एक जैसी वैल्यू रहेंगी तो गुणा करना आसान होगा, और नहीं है तो देखते हैं कैसे करना है। तो यानी यहाँ पे तो दोनों एक जैसे हैं, गुणा करेंगे तो 6 आएगा। ये कर्ण के अंदर है, कर्ण के बाहर है। ठीक, कर्ण के अंदर और कर्ण के बाहर, कर्ण के बाहर वाली वैसे ही बाहर रहेगी और अंदर वाली वैसे ही अंदर रहेगी। यहाँ पर 2 और रूट में 3 हो जाएगा, और ये कितना बनेगा, ये भी कर्ण के अंदर, ये भी कर्ण के अंदर, यानी कर्ण के अंदर 6 बनेगा। अब ढूंढो एक जैसे कौन है, कोई है? ये रूट में 2 है, ये रूट में 3 है, और ये रूट में 6 है। ठीक, और ये अलग है, तो ये आपका आंसर है। हो जाएगा? एक क्वेश्चन दे और लगा के दिखाओगे लोग? चलो लगा के दिखाओ। रूट में 5 माइनस रूट में 2 और अगला है रूट में 5 प्लस रूट में 2। क्लास 9th 10th उधर है, दरवाजा बंद करो। हो गया? आ गया? अच्छा, सबका लग गया? देखो, रूट में 5 का गुणा करेंगे पूरे में, यानी रूट में 5 प्लस रूट में 2, उसी तरह से माइनस है रूट, यहाँ पर √2 और रूट में 5 प्लस रूट में 2। यहाँ एंट्री कराएंगे तो रूट के अंदर 25 आ जाएगा। इसके बाद इन दोनों का करेंगे तो रूट में 10 आ गया। यहाँ करेंगे रूट में 10 आया, और ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस, और दोनों का करेंगे तो रूट में 4 आ जाएगा। रूट में 25 बाहर निकलेगा तो केवल 5 आएगा। ये दोनों धनात्मक और ऋणात्मक कट जाएंगे। ये माइनस रूट में 4 है, बाहर निकलेगा तो 2 आएगा, और 5 में से 2 माइनस करेंगे तो आएगा 3। इस सवाल को हम लोग ऐसे भी कर सकते थे। ध्यान से देखें, ये a माइनस बी का रूप है, ये a प्लस बी का रूप है ना। और हमने फार्मूला पढ़ा है कि a माइनस बी और a प्लस बी अगर दिया रहता है तो इसका मतलब होता है a² माइनस b²।
है ना। तो इसका मतलब है कि इसी रूप में है तो ये रूट में 5 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस रूट में 2 का स्क्वायर होगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो 5, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 और माय आंसर आ गया 3। तो अब जो समझ में आए ये आएगा तो इसको लगाओ, वो आ रहा है तो उसको लगाओ। ठीक। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर और कौन सा है? चौथा। तीसरे में दे रहा है, या आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए, परिधि याद रखिए कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए सी और उसका व्यास, 1 मिनट कुछ और दे रहा है, परिधि, हाँ ठीक है, और उसका व्यास मान लीजिए डी के अनुपात में परिभाषित किया जाता है, तो सी बटा में डी इस कथन का तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय संख्या है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? देखो, कहने का मतलब है कि कोई भी संख्या होती है जब हम लोग उसको p बाई क्यू के रूप में लिखते हैं, ठीक है, जिसमें दिया हुआ है क्या चीज, एक c है जिसको परिधि माना गया है, ठीक, और d जिसको व्यास माना गया है ना, d को व्यास माना गया है और c को परिधि माना गया है, ठीक। तो इन दोनों के बीच में अगर देखा जाए तो एक रिलेशन होता है। तो व्यास का मतलब क्या होता है? व्यास का मतलब अगर इसको परिधि और इसको व्यास लेकर चले, ठीक, तो परिधि का फार्मूला क्या होता है? परिधि का फार्मूला होता है 2πr, है ना। तो इसका तो मतलब होता है कितना चीज, इसका मतलब होता है परिधि का दिया हुआ c और इसमें 2 और r और गुणे पाई लिख दिया जाए तो 2r का मतलब होता है व्यास, यानी ये c हो गया, ये d हो गया और ये पाई हो गया। अगर इसको इधर लेकर आए तो c बटा में d लेकर चलें और बराबर मिल गया पाई। बात अब इसकी हो रही है कि पाई जो है अपरिमेय संख्या है और ये c बटा d जो लिखा हुआ वो परिमेय संख्या है, क्योंकि इसकी भी लंबाई निश्चित होती है, इसकी भी लंबाई निश्चित होती है। हाँ, जिस चीज का मान निश्चित हो जाए तो उस संख्या में हम लोग भाग देने पे उसका आंसर भी निश्चित आने लगता है। इस प्रकार से परिमेय संख्या बन जाती है। जैसे मैंने लिखा 3 और उसके लिखा 7 लिख दिया, चाहे हम लोग लिखे 7 उसके अपान में 3 लिख दिया, ये भी एक निश्चित संख्या, ये भी एक निश्चित संख्या है। इस प्रकार से हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या, है ना। तो जब ये परिमेय संख्या है तो इस प्रकार ये भी क्या होती है, एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है। लेकिन ये तो अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या काम करते हैं, तुलना करने में ना, ठीक है, ये अंतर नहीं स्पष्ट कर पाते कि ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, यानी कोई भी विरोधाभास समझ में नहीं आता, इसमें कोई विरोधाभास देखने को नहीं मिलता। बात यहाँ पे स्पष्ट होती है कि ये संख्या देखने पे आपको परिमेय संख्या लगती है, लेकिन वास्तव में अगर ये पाई का मान है तो पाई का मान क्या बताता है, एक अपरिमेय संख्या को बताता है। अगर परिमेय संख्या के रूप में मानना चाहें तो निकटतम मान आ सकता है लेकिन एग्जैक्ट मान नहीं आ सकता। बात स्पष्ट हुई? क्योंकि पाई का मतलब ही होता है कि अपरिभाषित संख्या, और पाई के मान को हम लोग क्या लिखते हैं, कहते हैं कि 22/7 ये पाई का मान है। बेटा पाई का मान 22/7 के लगभग बराबर होता है, ना कि बराबर होता है। इसलिए आप देखेंगे बुक में लिखा होगा ना, तो लिखा होगा पाई, उसके बाद 22/7 और यहाँ पे क्या लिखा होगा, ऐसे साइन लगा होगा, सिंबल चेक कर लीजिएगा बुक में। अगर जहाँ लिखा होगा पाई कि बराबर ऐसे, फिर उसके बाद 22/7, ना हो सके तो तुम लोग को मैं एनसीईआरटी में दिखा देता हूँ। एनसीईआरटी बुक है किसी के पास? दो दिखा दे, दो बेटा तुम्हारी बुक में दिखाते हैं।
बेटा यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन पूरा का पूरा जो स्पष्ट मैंने लिखा है वो वाला शब्द हटा दिया है यहाँ से। किसी बुक में है, एनसीईआरटी में मैंने देखा है, लो दिखा दे रहे हैं, इतना है, आधा दिया हुआ है, आधा पूरा नहीं दिया है। देखो यहाँ पे आओ, ध्यान दीजिए कि हम पाई को 22/7 को पाई का सन्निकट मान मान सकते हैं, जबकि पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7। पेज नंबर, ठीक है, 15 पे है, पेज नंबर 15 पर एनसीईआरटी की बुक में। है ना? हाँ, यथार्थ, और आगे पीछे कोई वर्ड पूरा पढ़ो। यथार्थ का मतलब वही मान, एग्जैक्ट, यानी इस पूरा का पूरा जो मान होता है उसके बराबर नहीं होता है, यानी इसके लगभग में होता है, तो लगभग वाली साइन के लिए ये वाली साइन यूज की जाती है, यानी लगभग ये मान इसके बराबर है, एग्जैक्ट इसके बराबर नहीं है। इसका मान इसीलिए कहा जाता है कि ये अपरिमेय संख्या है। ठीक, हम लोग निकटतम मान में मान लेते हैं, जैसे कभी कभी हम लोग साइंस पढ़ते हैं ना, तो हम लोग क्या काम करते हैं, कहते हैं कि स्मॉल जी का मान, स्मॉल जी का मान कितना मानते हैं, स्मॉल जी का मान 9.8 मानते हैं, लेकिन जब आवश्यकता पड़ती है तो हम लोग क्या काम कर लेते हैं, इसी चीज को मान लेते हैं कि स्मॉल जी का मान कितना है, लगभग 10 है, लगभग मान लेते हैं। ठीक, होता कितना, इतना, लेकिन मानते हैं इतना हम लोग। ये भी मान एग्जैक्ट नहीं है, 9.87 ऐसे करके मान दिया हुआ। हाँ, देखो अगला क्वेश्चन, एक संख्या रेखा पर कड़ी में 9.3 को निरूपित करना है। देखो बेटा, कड़ी में लिखा है 9.3, इसको रखा दर्शाना है संख्या रेखा पर, रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। ठीक है, कैसे करेंगे संख्या रेखा पर, चलो देखो, पहला काम करेंगे, ठीक है, कि हम कोई भी एक संख्या रेखा खींचेंगे जिसका मान लेकर चलेंगे, ठीक है, 9.3, एक रेखाखंड खींचेंगे 9.3 का, उसका नामकरण कर देते हैं ए बी। इसकी लंबाई कितना है, 9.3, सेंटीमीटर मानना है सेंटीमीटर मान लो, ठीक, मीटर मानना है मीटर मान लो, ठीक, जो भी मानना है आपको यूनिट मान लीजिए। मैंने क्या काम किया, इंच मानना इंच मान लो, फुट मानना फुट मान लो, मैंने 9.3 ले लिया। क्लियर, यानी 9.3 सेंटीमीटर ही मानकर चलो, तो इतना मैंने ले लिया। ठीक है, इसका नाम क्या दिया, ए बी, यानी ए बी का मान मैंने ले लिया कितना, 9.3। ठीक, अब क्या काम किया, इसके किसी एक सिरे से, चाहे ए सिरे से चाहे बी सिरे से, मैंने इसको 1 सेंटीमीटर और बढ़ा दिया। कितना, 1 सेंटीमीटर। पहुंच गया मैं कहां पर, सी पर, यानी इसकी जो लंबाई है वो 1 सेंटीमीटर ले लिया मैंने, 1 यूनिट इसका, इसकी लंबाई 1 यूनिट है, ये 9.3 यूनिट की है ना, 1 यूनिट मैंने ले लिया, और छोटा कर देता हूं ताकि ये समझ में आए कि 1 यूनिट है। इस पॉइंट पे मैंने सी लगा लिया, यानी मैंने क्या काम किया कि इस 9.3 में मैंने क्या काम किया, 1 पॉइंट यानी 1 यूनिट जोड़ दिया, यानी क्या कर दिया मैंने, ए बी के अंदर 1 यूनिट का परिवर्तन किया। जैसे ही 1 यूनिट का परिवर्तन किया तो पूरी लंबाई को हम लोग ए सी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, तो पूरी लंबाई को मैंने क्या काम कर दिया, ए सी लिख दिया। अब ए सी का मान कितना होगा, ए सी का मान हो जाएगा 10.3, हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा।
अब इस 10.3 को मैं मान लेता हूं कि व्यास है। 10.3 को क्या है? व्यास है। तो अब बताओ त्रिज्या कितना होगा फिर? अगर 10.3 व्यास है तो व्यास को दर्शाते किससे हैं? 2r से। तो r का मान कितना निकल करके आएगा? 10.3 बटा में 2 भाग देंगे तो कितना आएगा? 5.6। हाँ, अरे देखो गधों, वही आएगा ना 5.6। तो इसका मतलब है कि AC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा। तो एक AB को जब व्यास मानेंगे तो इसका मतलब त्रिज्या क्या निकल करके आएगी भाई? AC/2 जो होगा वो त्रिज्या बनेगा। AC/2 जो होगा त्रिज्या बनेगा। इसका मतलब है कि 10.3 बटा में 2 कर दिए तो आया कितना? 5.6 उसकी त्रिज्या बने। 5.15 आएगा। हाँ सॉरी, अच्छा 3, ये 5.3 2 का, अच्छा सॉरी 1.5 ना, सॉरी भाग देने भी नहीं आ रहा है मुझे। हो गया। यानी क्या खींचा? व्यास मानकर अर्धवृत्त खींचा। अर्धवृत्त कैसे भाई? ऐसे खींच दिया मैंने, है ना। जब व्यास माना था तो कहीं केंद्र मिलेगा भाई। व्यास का काम क्या होता है? उसको 2 बराबर भागों में बांट देना। तो केंद्र मान लिया, और केंद्र का मतलब क्या? AO मान लिया। ध्यान से देखो, मैंने इसी को बोल दिया AO बराबर कह सकता हूं R या AC बटा में 2। ये सबके सब क्या है? बराबर है। या इस चीज को हम लोग एक चीज और लिख सकते हैं, ठीक, ऐसे लिख देता हूं AO बराबर AC/2 बराबर जो होगा AC/2 का जो मान आएगा, पूरे का जो मान आएगा वो आधा होगा, चाहे AO लिखें चाहे OC लिखें, ठीक। या इसी चीज को हम लोग R लिखें, इसका मान होगा कितना? तो 5.15 के बराबर होगा। क्यों? देखो तो ये सारा का सारा मान बराबर है। इतना को हम लोग AO लिखें चाहे ये OC लिखें, चाहे AC का आधा लिखें, चाहे इस चीज को हम लोग त्रिज्या मान लें, उसका मान कितना होगा? 5.15। कोई आपत्ति यहां तक? चलो अब ध्यान से सुनो। जब मैंने यहां तक काम कर लिया और मुझे यहां तक पता हो चुका है कि 5.15 त्रिज्या का मान है, यानी कहने का मतलब है कि यहां से लेकर के यहां तक का जो मान है वो 5.15 है ना। और यहां से लेकर के यहां तक का जो मान है पता है कितना आएगा? अरे ये तो 1 है ना, तो ये कितना आएगा? 4.15 आएगा। क्यों? होगा कि नहीं? अगर यहां से यहां तक 5.5 है तो यहां से यहां तक 4.15 होगा, क्योंकि ये तो 1 सेंटीमीटर है ही। कोई आपत्ति किसी को? नहीं। अब क्या काम करते हैं कि बिंदु B पर, ठीक, अब बिंदु B पर लंब खींचा। जैसे ही लंब खींचेंगे बिंदु B पर, वो कहीं ना कहीं वृत्त को कट कर देगा। कट किया होगा कहीं, है ना। खींचा जो वृत्त को P बिंदु मान लें, P बिंदु पर क्या करता है भाई? प्रतिच्छेद करता है। अगर P बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है तो क्या मतलब निकल करके आया? ध्यान से देखो, अगर P बिंदु को O से मिला दें तो एक समकोण त्रिभुज बनेगा। बनेगा का?
अगर P बिंदु को O वाले बिंदु से मिला दें तो एक समकोण त्रिभुज बन गया ये। और एक बात बताओ मुझे, ये OP का मान कितना होगा? OP का देखो, अरे OP तो त्रिज्या ही होगी, और त्रिज्या का मान है कितना? यही है ना। तो हम इसके आगे लिख सकते हैं प्रतिच्छेद करता है तथा अब क्या काम करते हैं, OP को मिलाया। आज जब OP को मिलाएंगे तो OP होगा क्या? OP का मान होगा किसके? त्रिज्या के बराबर होगा ना। और त्रिज्या का मान है कितना? वो है 5.15। कोई आपत्ति किसी को? यानी इसका मान है 5.15। मान किसका निकालना है? BP का। तब BP का मान निकालना है। करेंगे का? समकोण त्रिभुज तो बन ही चुका है। समकोण त्रिभुज में ये कर्ण है, ये आधार है, और ये क्या है? लंब है। तो लंब का मान निकालते कैसे हैं? तो हमको तो पता है कि कर्ण का जो वर्ग होता है, ठीक, वो लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। इसका मान दिया हुआ कितना? 5.15 का वर्ग। लंब का मान दिया ही नहीं है, और इसका मान कितना है? 4.15 का वर्ग। ये भी आंकिक मान है, ये भी आंकिक मान है। इसको उठा लाओ इस साइड। जब उठा लाएंगे तो कितना होगा? 5.15 का वर्ग माइनस 4.15 का वर्ग बराबर कितना होगा? लंब का वर्ग होगा ना। अब ध्यान से देखो, ये पाइथागोरस, ये एक फार्मूला मैंने बताया था कुछ समय पहले, A² माइनस B²। क्या होता है? एक ब्रैकेट में A प्लस बी, एक ब्रैकेट में A माइनस बी होता है ना। तो इसका मतलब आएगा 5.15 माइनस 4.15, 5.15 और प्लस 4.15 बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर। दोनों को हल करेंगे तो आएगा 1, और इन दोनों का हल करेंगे तो आएगा 9.3 आता है जोड़ने ना। 5 5 10 को 0, 1 1 2 और हासिल 3, और 4 और 5 9, गुणा करेंगे 1 का तो यही मान आएगा, बराबर आया लंब का स्क्वायर। यानी इसका मतलब आया कड़ी में 9.3 बराबर हो गया लंब। ठीक, यानी इस लंब का जो मान आया वो कितना आया? 9.3 आया। क्लियर। अब क्या काम करेंगे? अगला काम, इस BP को पकड़ेंगे और पकड़ करके क्या काम करेंगे? इस तरह से घुमा देंगे ऐसे, है ना। तो इस वाली रेखा को बढ़ाएंगे तो कहीं तो कट करेगा। तो जहां पे कट किया हुआ है तो यहाँ B से ले करके और यहाँ पर ये जो BP की लंबाई यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि D बिंदु है, तो BD की जो लंबाई होगी ना, ये यहाँ से यही लंबाई क्या बताएगा? कड़ी में 9.3 को बताएगा। बात स्पष्ट हुई? क्योंकि ये जितना लंबाई है लंगड़ा प्रकार में भरेंगे, ऐसे घुमा देंगे तो जितना इतना ये है उतना ये होगा। तो ये BD की जो लंबाई होगी किसको बताएगा? कड़ी में 9.3 को बताएगा। वही संख्या रेखा प्रदर्शन कराएगा। क्या मयंक, हो गया?
अरुमा वो दोनों कहाँ रह जा रही हैं जी? संपर्क नहीं हो पा रहा है? अच्छा, उनको लग रहा है कि जनवरी में तो संख्या खत्म हो जाएगी। खत्म करें इरेज करके? चलो अगला क्वेश्चन है कोई? पांचवा में कौन सा बताएं? बताओ, पांचवा में कौन सा बताएं? कोई भी? हाँ, कोई नहीं आ रहा है? मतलब तुम ना पढ़ी नहीं हो सही, सच में कहें तो। लिखा हुआ 1/7 करना है परमेयीकरण। बेटा इसका मतलब बस समझ लो, उसके बाद आसानी से सवाल लग जाएगा, ठीक है। और उसमें भी देखो तो लिखा हुआ हर का परमेयीकरण, ठीक है, हर का परमेयीकरण। बेटा हर का परमेयीकरण का मतलब होता है कि जो हर वाली संख्या है ना उसको परिमेय संख्या बना दो, ठीक है। किसी भी भिन्न का परमेयीकरण का मतलब यह है कि अगर उसका जो हर दिया हुआ है, ठीक है, अंश और हर के रूप में है, तो इसका मतलब है कि हर वाली संख्या को परिमेय संख्या बना दो। परिमेय संख्या का मतलब फिर क्या हुआ? परिमेय संख्या का मतलब है कि उसको करनी से बाहर कर दो। किसको? हर को। तो हर संख्या को करनी से बाहर कैसे कर सकते हैं? एक तरीका है कि जो संख्या दिया है सेम संख्या से गुणा कर दें तो कड़ी से बाहर निकल जाएगा। तो करेंगे क्या? करेंगे इसका ये कि 1/7 दिया है तो आप क्या काम करेंगे? कड़ी में 7 का ऊपर और कड़ी में 7 नीचे का गुणा कर देंगे। तो ऊपर वाली संख्या तो कड़ी में 7 हो जाएगी, नीचे वाली संख्या कितना हो जाएगी? कड़ी में 49 का लें या इसको बाहर निकालेंगे तो केवल और केवल 7 आएगी, ठीक। यानी ऊपर हो जाएगा कड़ी में 7 और नीचे हो जाएगा 7 और ये रहा आंसर। परमेयीकरण संख्या का मतलब यही होता है कि हर वाली संख्या को कड़ी से बाहर निकालो। अगर दूसरे टाइप का सवाल दिया था फिर कैसे लगाएंगे? जस्ट लाइक इसका दूसरा पार्ट देखो। देखो दिया हुआ 1 में कड़ी में -7, 1 में दिया है कड़ी में 7 माइनस कड़ी में 6। बेटा इन दोनों संख्या को बाहर निकालना है, कड़ी से बाहर। करेंगे क्या? ये संख्या और ये संख्या जो दिया हुआ बीच में जो चिन्ह दिया है इसका विपरीत चिन्ह लेकर के ऊपर नीचे गुणा करो। क्या लेकर चलेंगे? कड़ी में 7 प्लस कड़ी में 6 और वही काम यहाँ भी कड़ी में 7 प्लस कड़ी में 6। जिस संख्या से ऊपर गुणा कर रहे हैं वही संख्या से नीचे भी गुणा करेंगे तो इस भिन्न के अंतर्गत कोई परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि सेम संख्या से गुणा करना उतना ही से भाग देने का मतलब है कि मैथमेटिक्स भाषा में उसको कहते हैं कि जितना संख्या से गुणा करें उतना संख्या से भाग दे रहे हैं तो उस राशि के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता है ना। तो अब यहाँ से क्या बनेगा? ये तो ऐसे ही रह जाएगा। ये देखो a माइनस बी ए प्लस बी यानी वर्गांतर का फार्मूला बन जाएगा। तो ऊपर कड़ी में 7 प्लस कड़ी में 6 और नीचे क्या बन जाएगा? कड़ी में 7 का वर्ग माइनस कड़ी में 6 का वर्ग ना। तो ऊपर वाली संख्या जैसे रहने दो और नीचे वाली संख्या को क्या लिखेंगे? ये बनेगा 7, ये बनेगा 6। तो ऊपर कड़ी में 7 और प्लस कड़ी में 6 और नीचे बना 1 और ये रहा आंसर आपका। अब तो कर लेंगे। तो एक करके तुम लोग दिखाओ। हाँ इसका चौथा वाला करके दिखाओ। 1 में कड़ी में 7 माइनस 2 दिया है, कड़ी में नहीं है बेटा।
कहोगे सर जो हल्का वो लगा दे रहे हैं, जो कठिन है वो थमा दे रहे हैं न मयंक। अच्छा, स्कूल की बंदी चल रही है सबकी इस समय? गर्ल्स ये बॉयज? तो देख रहे हैं सर से बात करके हम लोग टाइम चेंज करके थोड़ा सा आगे पीछे बुला सकते हैं। आप सबकी टाइमिंग तो ठीक है, कोई समस्या नहीं है। 3 बजे 3:30 बजे बहुत करेंगे तो इसको 3 बजे तक खींच कर लाएंगे। कर लोगे लोग? देखो नहीं आ रहा है तो कड़ी में 7 + 2 और कड़ी में 7 + 2 का ऊपर नीचे गुणा करना है। ऊपर कड़ी में 7 + 2 बनेगा और नीचे कितना बनेगा? कड़ी में 7 का वर्ग -2 का वर्ग। कितना बनेगा भाई? कड़ी में 7 + 2 अपने जगह पर, नीचे कितना आ जाएगा? 7 - 4। 7 में 4 घटाएंगे कितना आएगा? 3। कड़ी में 7 + 2 बटे में हो गया 3 और ये रहा आंसर। ठीक है जी। तुम लोग बहुत तेज हो लोग, हमसे लगवा दे रहे हो, तुम लोग को आगे लगा ही नहीं रहे लोग हैं। अच्छा अब अगला चलो पूछो। और बॉयस आप सबको देख लो अपना सवाल। नहीं है? मैं 1-2 सवाल पूछ लूँ? ठीक। अरे इसी में से एक सवाल पूछ लेता हूँ 1.4 से। 1.4 से मैं एक सवाल पूछ लेता हूँ। ठीक। (0.477) पे बार है, इसको कन्वर्ट करना है परिमेय संख्या में। P/Q के रूप में करना है, इसको करके दिखाओ। गजब बेइज्जती। कुछ नहीं, लगा के दिखाओ।
हो गया जी? कितना आंसर आया? 43/19। सबका आया? नहीं आया तो फिर नहीं बताएंगे, आ गया तो बताएंगे। अच्छा 2 बार बता चुके हैं, तब नहीं बताएंगे। अच्छा इसमें आ जाओ, एक्सरसाइज 1.5 में। एक्सरसाइज दिया है 1.5। इसमें सवाल देखो, घातांक वाले हैं बेटा। घातांक वाले में कुछ नियम कानून चलते हैं, सुनो ध्यान से। क्या क्या नियम कानून है? कोई सवाल जब घातांक का रहता है तो उसमें 2 पद दिए होते हैं, एक होता है आधार, एक होता है घात, और एक होता है मान। ये 3 पद हैं, तीनों पदों को लेकर चलेंगे। ठीक, जैसे अगर मैं मान कर चलूं कि 2 के ऊपर अगर 3 लिख दिया मैंने, ठीक, तो इसका हल करने पे आंसर कितना आएगा? तो 8 आएगा। तो इस संख्या को नाम दिया जाता है आधार, इस संख्या को नाम दिया जाता है घात, ठीक, और इसको बोला जाता है मान। यानी ये संख्या आधार है, आधार के ऊपर कोई संख्या घात लगाते हैं तो उसका आंसर जो निकल करके, रिजल्ट जो निकल करके आता है उसको क्या बोलते हैं? मान बोलते हैं। ठीक है, यानी आधार के ऊपर घात, घात के जब रहेगा तो उसके बाद जो आंसर आएगा उसको मान बोलेंगे। ठीक है, सवाल में दिया हुआ है 64 और उसके ऊपर लिखा हुआ 1/2, तो इसका मान कितना आएगा? हल करके बताओ मान कितना आएगा। सही है? कैसे लगा? ठीक, इसका मतलब है कि हम लोग 64 को 8 पे पावर 2 लिख सकते हैं। इसके ऊपर 2 लिखा है 1/2, तो इसका मतलब 8 पे हो जाएगा 2 गुणे 1/2, ये कट जाएगा तो बचेगा कितना? 8, और 8 जो आएगा वही क्या है? इसका मान है। ठीक है, चलो इसको लगा के दिखाओ। 125 पर लिखा हुआ है 1/3 लेकिन नेगेटिव। सर 1/5। 1/5 सही है। और सबका लगाओ लगाओ लगाओ, फास्ट लगाओ। कितना आंसर आया? सबका आया 1/5। दो पे पावर दिया है 2/3, गुणे दिया हुआ है 2 पे पावर 1/5, 2 पे पावर 1/5। इसको हल करके बताना आंसर कितना आएगा। इसका आंसर आएगा 1/5। इसको हल करके बताओ। 2 पे पावर 13/15। देखो ऐसे सवाल हल कैसे करते हैं? अगर एक ही संख्या जो आधार वाली संख्या है वो सेम हो, आधार वाली संख्या सेम हो तो अंश वाली संख्या को जोड़ देते हैं, यानी कि सॉरी पावर वाली संख्या को जोड़ देते हैं। तो 2 पे पावर 2/3 बनेगा और प्लस 1/5 बनेगा। तो 2 पे कितना बन जाएगा जोड़ने पर?
दोनों का एलसीएम हो जाएगा 15, इससे भाग देंगे 5 दून 5 बार तो ये हो जाएगा 10, और इससे भाग देंगे 3 बार तो ये आएगा 3, तो 2 पे पावर हो जाएगा 13/15। ये रहा आंसर। सात पे पावर 1/2 और गुणे 8 पे पावर 1/2, इसका आंसर क्या आएगा? पावर है 1/2, कितना? 56 पे पावर, ठीक, सबका आया है। आधार बराबर हो, सॉरी घात बराबर हो तो आधार का गुणा कर लेते हैं, और ये वैसे ही का वैसे रह जाएगा, तो हो जाएगा 56, ठीक, 1/2। अच्छा चलो आगे चलते हैं। इस बार तो नहीं आएगा पक्का, इस बार पक्का नहीं आएगा। देख लेते हैं तुम लोगों में कितना दम है। नहीं आएगा मतलब नहीं आएगा, कहना यही चाह रहे हैं कि नहीं आएगा। ये 4 है, ठीक, इसके बाद ये 3 है, इसके बाद ये लिखा है 2 पे पावर 2। चलो हल करो। हैं? सवाल तो सवाल। इसको लगाओ। 81 पे पावर दिया है 1/81 पे पावर दिया है -2, और ये लिखा है यहाँ पे 4। चलो तुम लोगों को हिंट करेंगे तो आएगा क्यों नहीं सवाल, है ना। देखो अगर कोई संख्या केवल ऐसे लिख दिया जाए, है ना, यहाँ कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब है कि इस संख्या के ऊपर 1/2। अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो ये संख्या आधार बनेगी, आधार के ऊपर घात बनेगा 1/2। लेकिन अगर ये संख्या लिखा हुआ है यहाँ पर तो पावर के रूप में वही संख्या बनेगा। जैसे यहाँ 4 लिखा है ना, तो इसका मतलब है कि पावर के रूप में 1/4 बनेगा। आई बात समझ में? यानी इस सवाल को पहले हल करना होगा तो क्या करेंगे, तो पहले तो 81 लिखा है, 81 को तो हल करना है पहले। नहीं करना चाह रहे हो छोड़ दो, चलो उसको हल करते हैं। 81 को लिख सकते हैं क्या चीज़, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे कुछ लिख सकते हैं, कितनी बार, 4 बार लिख सकते हैं। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, जैसे दिया है सर ने तो 4। 81 को लिख सकते हैं हम लोग 3 पे पावर 4 और उसके ऊपर -2 लिखा है ना, लिख सकते हैं खूब आराम से। इसका मतलब है कि अब ले जाओ इसको, तो ये लिख सकते हैं 3 पे 4, ऊपर लिखा है -2, उसके ऊपर हो जाएगा 1/4। घात के ऊपर घात जो संख्या दी रहती है ना उन सबका गुणा किया जाता है। इसका मतलब क्या निकलेगा, 3 के ऊपर 4 गुणे -2 गुणे 1/4, ये 4 से 4 कट जाएगा, कितना बचा, 3 के ऊपर -2 और इसका मतलब हो जाएगा 1/9। माइनस रहेगा तो 1/में आ जाएगा। उसी तरह इस संख्या को करेंगे तो कितना आएगा, इस संख्या को करेंगे तो 2 पे पावर तो 2 दिया ही है, ठीक, इसके ऊपर आएगा तो 1/3 आएगा, इसके ऊपर जाएगा तो 1/4 जाएगा। आई बात समझ में? इसका मतलब क्या है, 2 पे 4 2 गुणे 1/3 गुणे 1/4, ये कटाएंगे तो 2 आएगा, यानी 2 पे पावर हो जाएगा 1/6, और यही आंसर है।
टाइम कितना हुआ बेटा? 23 हो गया। कल मैं अगली एक्सरसाइज पे चलूंगा ना, क्यों? कल अगली एक्सरसाइज पे चलूंगा। अगली एक्सरसाइज का मतलब क्या है? चैप्टर बहुपद। नहीं तो तुम लोग सवाल लगा के आओ, जो क्वेश्चन नहीं आएगा उसको पूछना।